Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well and having great time in your lives. Welcome to Physics Hub. It's me Aisha Ghaffar. अच्छा जी, तो इस आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जिन लोगों ने मेरी इंट्रोडक्टिव वीडियो नहीं देखी है इस चैनल की, तो काइंडली जाके वो चेक कर लें. दे विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. और अगर किसी को लिंक नहीं मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में, तो वो आई बटन को क्लिक करेगा तो उसको वीडियो मिल जाएगी. सो उस वीडियो में बेसिकली मैंने यही बताया हुआ है कि इस चैनल को स्टार्ट करने का मकसद क्या है. विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं और उनको ये आइडिया ही नहीं है कि हम फ़िज़िक्स की कौन सी मेजर और सब फील्ड्स में जा सकते हैं. तो आज मैं उन फील्ड्स में से एक फ़ील्ड की बात करूंगी जो कि मेडिकल फ़िज़िक्स है. तो अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल फ़िज़िक्स को चूज़ करता है तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर स्कोप क्या है मेडिकल फ़िज़िक्स का और हम मेडिकल फ़िज़िक्स की कौन सी सब टाइप्स में जा सकते हैं. So after choosing medical physics as a major field after graduation, someone can select 4 different types of medical physics in future. फिज़िक्स की जो मेजर फील्ड है वो रेडियोथेरेपी फ़िज़िक्स भी है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी फ़िज़िक्स भी है, न्यूक्लियर मेडिसिन फ़िज़िक्स है और रेडिएशन प्रोटेक्शन फ़िज़िक्स है. ये 4 मेजर फील्ड्स हैं मेडिकल फ़िज़िक्स की बेसिकली, जिसमें लोग अपना करियर परस्यू कर सकते हैं. पहले तो हम ये देखेंगे कि इन 4 टाइप्स में डिफरेंस क्या है. ये नीचे कुछ इमेजेस मैंने लगाई हैं. यहाँ पर पहली जो इमेज है वो रिप्रेजेंट करती है रेडियोथेरेपी फ़िज़िक्स को. सेकेंड इमेज जो है वो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी फ़िज़िक्स की है. थर्ड जो है वो न्यूक्लियर मेडिसिन की है एंड फोर्थ जो है हमारे पास वो रेडिएशन प्रोटेक्शन की है. तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं पहले और फिर देखते हैं कि इमर्जिंग फील्ड कौन सी है, हमें कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए. इस तरह तो बहुत सारी फील्ड्स हैं फ़िज़िक्स की, हमें कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए इन फ्यूचर और जो हमें बेनिफिट भी दे और जो कि इमर्जिंग फील्ड भी है. तो इन चारों टाइप्स को अगर मैं क्विकली डिस्कस करना चाहूँ तो मैं एक सेंटेंस में इनको डिस्कस करूँगी कि रेडियोथेरेपी बेसिकली एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है कैंसर का जिसमें हम हाई एनर्जी रेडिएशन जैसे कि एक्स-रेज पेशेंट के ऊपर फॉल करते हैं और उससे पेशेंट को क्योर करते हैं. और इससे जो है हम रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी कहते हैं. एंड हम इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि प्रिसीजन कितनी आ रही है, एक्यूरेसी कितनी आ रही है. बेसिकली ये है तो कैंसर थेरेपी और कैंसर ट्रीटमेंट. तो ये हम कैंसर ट्रीटमेंट में ही यूज़ करते हैं. और अगर कोई इसमें अपना करियर परस्यू करना चाहता है तो उसको डिटेल में पढ़ेगा टाइप्स ऑफ एक्स-रेज और टाइप्स ऑफ रेडिएशन that patient receives in the treatment or different types of high doses that patient also receive to kill the cancer cells and shrink tumors. So basically tumor जो है उसको फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं. तो रेडियोथेरेपी इज़ वन ऑफ देम. और दूसरे नंबर पे जो डायग्नोस्टिक थेरेपी है उसको अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो उसमें मोस्ट ऑफ द मेथड्स दैट आर फॉलो टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ इन द बॉडी. बेसिकली है तो सारे मेथड जो हैं वो डिज़ीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इन सारे मेथड में एक चीज़ कॉमन है जो कि एक्यूरेसी है. किसी मेथड में एक्यूरेसी कम होती है और किसी मेथड में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है. तो हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उनमें हमें जो सबसे पहला प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग द डिटेक्शन ऑफ डिज़ीज़, उसमें हमें एक्यूरेसी है. हमें टाइमली डिज़ीज़ को डिटेक्ट भी करना पड़ता है और उसे क्योर भी करना पड़ता है. नॉट ओनली अस, आई मीन डॉक्टर्स. तो डॉक्टर्स कैन यूज़ डायग्नोस्टिक थेरेपी जिसमें हम डॉक्टर्स जो है या मेडिकल फिजिसिस्ट जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीन्स यूज़ करते हैं, प्रोटीन्स और हार्मोन्स, जो कि इस ट्रीटमेंट में हेल्प करती है. नो डाउट ये भी एक इमर्जिंग फील्ड है, बट इसका इतना स्कोप नहीं है इस एरा में, क्योंकि आजकल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत इन है. और उसको यूज़ करते हुए जिस तरह से ट्रीटमेंट प्लानिंग और ट्रीटमेंट हो रहा है लोगों का और डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ जो हैं उसको यूज़ करते हुए जिस तरह से सामने आ रही हैं डिटेक्शन उनकी यूजिंग अ हाई एक्यूरेसी मॉडल्स, तो ये इमर्जिंग फील्ड नहीं है एक्चुअली.
तो ये जो मेडिसिन फिज़िक्स है बेसिकली ये मेडिकल फिजिसिस्ट है जो कि नॉलेज अप्लाई करते हैं डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ एंड साइंस फिज़िक्स इसको हम कह सकते हैं to all aspects of medicine, like to conduct research, to develop or improve the theories and address problems related to diagnostic treatment and rehabilitation of human disease. So basically ये भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं पेशेंट के साथ एंड डिसएबिलिटीज़ के साथ, पीपल की डिसएबिलिटीज़ के साथ। तो ये भी इतनी इमर्जिंग फील्ड नहीं है और ये इतनी इम्पॉर्टेंट फील्ड भी नहीं है क्योंकि ये बेसिकली डॉक्टर्स का काम होता है। मेडिकल फिजिसिस्ट का काम भी होता है लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना स्कोप नहीं है इसका। स्कोप है लेकिन मेडिकल फिज़िक्स और बेसिकली फ़िज़िक्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। 4th नंबर पे जो टाइप आती है वो फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन है। ये एक इमर्जिंग फील्ड है और ये हमेशा आई थिंक इमर्जिंग फील्ड ही रहेगी क्योंकि रेडिएशन जो है वो बहुत हार्मफुल होती हैं बॉडी के लिए। तो रेडिएशन प्रोटेक्शन जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें अगर कोई इसको एज अ फील्ड चूज़ करता है इन फ्यूचर तो उसे काम क्या करना होगा कि रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना होगा ऐसे। और फॉर एग्ज़ाम्पल अननेसेसरी रेडिएशन का जो एक्सपोजर होता है तो उसको मिनिमाइज़ करता है, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करता है। और इन द मेडिकल फील्ड आयोनाइजिंग रेडिएशन बेसिकली आर यूज्ड टू क्योर द पीपल क्योर द पेशेंट। और अक्सर आयोनाइजिंग रेडिएशन ही होती हैं जो कि एक ऐसा टूल होती हैं जिसके थ्रू डायग्नोज किया जाता है ट्रीटमेंट को, वैरायटी ऑफ मेडिकल कंडीशंस को। तो ये हार्मफुल भी हो सकती हैं एज़ वेल एज़ यूज़फुल भी हो सकती है। हार्मफुल इस वे में हो सकती है कि अगर किसी हेल्दी पर्सन को ये रेडिएशंस पहुंच रही हैं और उनकी डोज बहुत हाई होती है क्योंकि डायग्नोस्टिक प्रोसेस में तो यूज़ होती ही होती है, डायग्नोस्टिक प्रोसेस में एज एन एडवांटेज यूज़ होती हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट उनके उस पे होते हैं जो कि हेल्दी पर्सन्स होते हैं क्योंकि हेल्दी सेल्स को ये रेडिएशंस बहुत जल्दी डैमेज करती हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि किस रेडिएशन की कितनी डोज किसको देनी है तो ये रेडिएशन थेरापिस्ट का काम होता है बेसिकली, या रेडिएशन प्रोटेक्शन वाली टीम का काम होता है। तो ये एक इमर्जिंग फील्ड और इम्पॉर्टेंट फील्ड रहेगी थ्रू आउट द हिस्ट्री क्योंकि रेडिएशंस जो हैं वो यूज़ होती रहेंगी ड्यूरिंग फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसेस, डिफरेंट डायग्नोस्टिक प्रोसेस। सो अगर कोई इसको ऑप्ट करना चाहता है तो इसका स्कोप पाकिस्तान में भी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है, सो ही और शी कैन ऑप्ट। So in this slide we will discuss best field to choose as a career in medical physics. So medical physics is a major subject. So after medical physics one can opt biomedical imaging which is the emerging field I can say। और बायोमेडिकल अगर हम कैंसर डिटेक्शन को देखें आजकल ब्रेन ट्यूमर कैंसर डिटेक्शन, एवरी टाइप ऑफ कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन ट्यूमर एंड ब्रेन ट्यूमर हैव आल्सो डिफरेंट काइंड्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए ब्रेन ट्यूमर की डिटेक्शन हो रही है और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर टाइमली डिटेक्ट ना हो तो इंसान जो है वो मौत के मुंह में चला जाता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने, साइंटिस्ट ने डिफरेंट एल्गोरिदम्स बनाए और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को बेसिकली यूज़ करते हुए उन्होंने कैंसर के डिटेक्शन की है। तो हम लोग इस सीरीज़ में सिर्फ बेसिकली ये पढ़ेंगे कि कैंसर डिटेक्शन किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए हम कैंसर डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली एमआरआई इमेजेस जो होती हैं ब्रेन की और एमआरएस मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये जो बहुत टेक्निक्स हैं इन दोनों को यूज़ करते हुए जो कैंसर डिटेक्शन होती है उसको बायोमेडिकल इमेजिंग कहते हैं। सो दिस रिसर्च रेफर्स टू एज बायोमेडिकल इमेजिंग। ये एक छोटा सा चार्ट है जिसको आप लोग इजीली गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें बायो इमेजिंग मोडेलिटीज़ के बारे में बेसिकली बताया हुआ है कि स्पेक्ट और पेट में क्या डिफरेंस है, सीटी इमेजिंग क्या होती हैं, रेडियोग्राफी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है। ये बेसिकली सारी अल्ट्रासाउंड इमेजिंग या एमआरआई और एमआरएस जो अभी मैंने बताया डिस्कस किया, वो सारी इमेजिंग जो है ये सारे टूल्स बेसिकली हैं जो कि कैंसर डिटेक्शन में तो यूज़ होते ही होते हैं लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ
you can say in as a when a person having a bone fracture, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास और वो हमारे बोन का एक्सरे करता है और वो इमेज लेता है। तो स्पेक्ट और पेट भी डिफरेंट डायग्नोस्टिक प्रोसेस में यूज़ होती हैं, कहीं पे एमआरआई यूज़ होती है। तो पाकिस्तान में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। अगर कोई मेडिकल फिजिसिस्ट बनना चाहता है तो उसको आई थिंक पाकिस्तान में एमआरआई को यूज़ करना आना होगा कि आई थिंक पेट स्पेक्ट और सीटी इमेजिंग भी होती हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी होगी, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग तो होती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात पाकिस्तान में मशीनरी इतनी एडवांस नहीं है, तो इस वजह से मेडिकल फिजिसिस्ट जो है वो इतनी एडवांस मशीनरी यूज़ नहीं करते। तो ये जस्ट एक गो थ्रू के लिए एक चार्ट डाला गया है ताकि पता हो कि ये पेट क्या होती है, एस्पेक्ट क्या होती है। अगर कोई मेडिकल फिजिक्स का एज ए मेजर फील्ड चूज़ करता है तो वो ये सारी मशीनरी के बारे में पढ़ेगा। बट मेजर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एमआरआई एंड एमआरएस, क्योंकि बायोमेडिकल इमेजिंग को डिस्कस कर रही हूँ और यूजिंग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फिर ब्रेन डिटेक्शन की तरफ जाएंगे। तो बाकी सब फील्ड्स को पीछे छोड़ के अब हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में ब्रेन ट्यूमर की डिटेक्शन को देखेंगे और उस पर बात करेंगे। यहाँ पर मैंने एक इमेज डाली है ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन की। अब यहाँ पर इजीली देखा जा सकता है कि कितना आसान कर दिया है टेक्नोलॉजी ने ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करना। पहले डॉक्टर्स जो हैं वो रिपोर्ट्स पढ़ते थे और एनालाइज करते थे और उनको इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था, 2 to 3 डेज़ उनके वेस्ट हो जाते थे और तब तक पेशेंट की कंडीशन फेयर हो जाती थी। अभी टेक्नोलॉजी ने इस कदर आसान बना दिया है डायग्नोस्टिक को और एनालाइजिंग को कि एमआरआई इमेज जो है वो लेते हैं ब्रेन की और सॉफ्टवेयर में डालते हैं और सॉफ्टवेयर विद कलर्स वो बता देता है कि किस टाइप की डिज़ीज़ है या किस टाइप का ट्यूमर है या किस ग्रेड का ट्यूमर है। तो फिर डॉक्टर्स उसी हिसाब से उसे डॉक्यूमेंट करते हैं कि आप एंजियो सर्जरी करवाएं या फिर मेडिकेशन लें या उस हिसाब से मेडिकेशन होती है। तो यहाँ पर इस इमेज में मैं एक चीज़ जो है वो वाज़े कर दूँ कि यहाँ पर डिफरेंट कलर्स सिखाए गए हैं और ये कलर्स टेक्निक जो है इसको इमेज प्रोसेसिंग कहते हैं बेसिकली। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं यहाँ पे देना चाहूँगी। लाइक रेड कलर एडिमा है। एडिमा क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। ट्यूमर कोड क्या होती है और इन्हांसर क्या होता है। तो यहाँ पर फ्लेयर एंड T1 T1C T2 GT इस तरह की इमेजेस दी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई कैंसर रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो वो ये लेक्चर्स ज़रूर सुने, क्योंकि उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं ये लेक्चर्स। और अगर कोई ब्रेन ट्यूमर रिसर्च में चाहता है अपनी रिसर्च परस्यू करना या अपना करियर परस्यू करना, तो इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने इसी चीज़ पे रिसर्च की है और मैं अपना पेपर जो है वो पब्लिश कर रही हूँ। होप जल्दी ही पब्लिश हो जाएगा। इन रिव्यू है अभी मेरा पेपर, और अगर ये पब्लिश हो जाता है तो आई विल अथेंटिकेट यू कि मेरा ये काम बिल्कुल ठीक था। और इस बेस पर लोगों को स्कॉलरशिप मिलते हैं, इस बेस पे लोग जो है वो, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में इस बेस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और ये एक इमर्जिंग टेक्निक है। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। नेक्स्ट आने वाली सीरीज़ में और नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली मैं डिस्कस करूँगी बायोमेडिकल इमेजिंग को, एमआरआई क्या होती है, एमआरआई क्या होता है, और हम ट्यूमर में बेसिकली इनको कैसे यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। होप यू लाइक द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।